हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे कृषि से जुड़े हुए यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस, कृषि विपणन व्यापार एवं मूल्य के से जुड़े हुए कुछ अति विशिष्ट प्रश्न लाए हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो समय को नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं और व्यापार कितने प्रकार का होता है। व्यापार से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, व्यापार का सबसे पहले आप जान लेते हैं कि अर्थ क्या होता है। तो व्यापार का अर्थ होता है क्रय और विक्रय, अर्थात खरीदना और बेचना ही व्यापार का अर्थ होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था के सामने सॉरी दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था को सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है। तो व्यापार किसे कहते हैं? एक व्यक्ति या एक से अधिक दूसरे व्यक्तियों को सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है। स्वामित्व का अंतरण सामान, सेवा या मुद्रा के बदले किया जाता है, जिसे नेटवर्क संरचना में व्यापार किया जाता है और जिसे क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। तो व्यापार क्या है? तो व्यापार वह संस्था या दो से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है। और स्वामित्व अंतरण सामान, सेवा या मुद्रा के बदले किया जाता है, जिसे नेटवर्क संरचना में व्यापार और उसे बाजार कहते हैं। तो व्यापार जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि व्यापार दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक व्यापार और दूसरा होता है बाहरी व्यापार। जो आंतरिक व्यापार होता है यह दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आंतरिक व्यापार होता क्या है। तो आंतरिक व्यापार वह है जब किसी देश की सीमाओं के अंदर ही व्यापार होता है, उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। जैसे कि हमारे देश के अंदर जो भी व्यापार होते हैं वह सभी आंतरिक व्यापार के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, यह व्यापार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। तो जो पहला व्यापार होता है उसको बोलते हैं थोक व्यापार या होलसेल ट्रेड। तो थोक व्यापारी से ऐसे व्यापारी से होता है जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचता है। थोक व्यापारी निर्माता एवं फुटकर व्यापारियों के बीच की कड़ी है। यह निर्माता और फुटकर व्यापारियों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं और ये कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो थोक व्यापार क्या है? थोक व्यापारी से ऐसे व्यापारी से है जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करके थोड़ी मात्राओं में फुटकर व्यापारियों को बेचता है। जैसे कि यह किसी व्यापारी से वस्तुओं को ले लेता है ज़्यादा से ज़्यादा और उनको थोड़ा थोड़ा कर कर छोटे छोटे व्यापारियों में बेचता है, तो उसे थोक व्यापारी कहते हैं। थोक व्यापारी निर्माता एवं फुटकर व्यापारियों के बीच की कड़ी होती है। जी हाँ, यह एक प्रकार की कड़ी होती है जिसे मध्यस्थता का कार्य करता है, जो यह मध्यस्थता का कार्य करता है। अब दूसरा जो आता है आंतरिक व्यापार के अंतर्गत, वो आता है खुदरा व्यापार या रिटेल ट्रेड। तो खुदरा व्यापार एक निर्धारित स्थान से, जैसे एक डिपार्टमेंट स्टोर, बुटीक, कियोस्क या मेल द्वारा एक अल्प या व्यक्तिगत मात्रा में खरीदार द्वारा सीधे खपत के लिए वस्तुओं या मालों की बिक्री से निर्मित होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे खुदरा व्यापार या रिटेल ट्रेड कहते हैं। उसके बाद आता है बाहरी व्यापार। तो इससे पहले आंतरिक व्यापार पढ़ा था। तो आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं? वह व्यापार जिसके अंतर या किसी देश के अंतर्गत जो व्यापार होते हैं उन्हें आंतरिक व्यापार कहते हैं। वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? थोक व्यापार मतलब होल ट्रेड, और दूसरा जो आता है वो आता है खुदरा व्यापार अर्थात रिटेल ट्रेड। तो अब आते हैं बाहरी व्यापार पर, या इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। तो बाहरी व्यापार को एक ऐसे व्यापार के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें विभिन्न देशों में स्थित दो या दो से अधिक कारोबारियों या के बीच या दो से दो अधिक
अलग अलग देशों के बीच माल की खरीद और बिक्री शामिल होती है। तो आंतरिक व्यापार क्या है जान चुके हैं, और बाहरी व्यापार भी जान चुके हैं कि बाहरी व्यापार का होता है। तो बाहरी व्यापार उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक देशों या दो या दो से अधिक कारोबारियों के बीच किसी वस्तु या खरीद का आदान प्रदान होता है, उसे बाहरी व्यापार कहते हैं। यह दोस्तों 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे बोलते हैं निर्यात व्यापार। इसके अंतर्गत किसी अन्य देश को माल बेचना अर्थात वस्तु का निर्यात व्यापार कहलाता है। देश को समृद्धशील बनाने के लिए निर्यात में वृद्धि आवश्यक है। निर्यात व्यापार क्या है? किसी अन्य देश को वस्तु का निर्यात व्यापार कहलाता है और देश को समृद्धशाली बनाने के लिए निर्यात में वृद्धि करना आवश्यक है। दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं आयात व्यापार। आयात व्यापार इसे सामान्य अर्थ होता है किसी भी अन्य देश से अपने देश में कुछ मंगाना, अर्थात किसी दूसरे से किसी वस्तु का खरीदना, उसे आयात व्यापार कहते हैं। विश्व के सभी देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं। इस व्यापार में एक देश दूसरे देश को या तो कुछ देता है या उससे कुछ लेता है, तो उसे आयात व्यापार कहते हैं। दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। क्या कहते हैं? इंटरपोर्ट व्यापार। जब किसी देश में से वस्तु आयात किया जाता है और फिर कुछ प्रसंस्करण करने के बाद फिर से निर्यात किया जाता है, तो इसे इंटरपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। अब बात करते हैं जीएसटी की। दोस्तों यह जीएसटी वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परीक्षा में पिछली बार बहुत ही बार ही पूछा गया था और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अंक आने की संभावना है कि जीएसटी क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीएसटी क्या है, और उससे पहले जानते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है या जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात वस्तु और सेवा कर। जीएसटी को क्या कहते हैं हिंदी में? वस्तु और सेवा कर, और इंग्लिश में कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आइए जानते हैं कि जीएसटी का अर्थ क्या होता है। तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर इसे वस्तुओं की खरीद करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। पहले मौजूद कई तरह के टैक्सों को हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स लाया गया जिसे जीएसटी कहा गया। तो जीएसटी का अर्थ क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर, और इसका अर्थ क्या होता है? इसे वस्तुओं की खरीद करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। पहले मौजूद कई तरीके के टैक्स को हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स लाया गया जिसे जीएसटी टैक्स कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। इसका जो मेन पॉइंट है वो यह है कि भारत में इसे कब लागू किया गया। तो भारत में इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सिस्टम लागू हो चुका है। बढ़ते हैं अब आगे की ओर। अब बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण यह क्यों है या महत्वपूर्ण क्यों है। तो यह पहली बात यह जानते हैं कि भारत में कर कितने प्रकार के होते हैं। तो भारतीय कर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। आइए जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है या डायरेक्ट कर। प्रत्यक्ष कर को इंग्लिश में डायरेक्टर भी कहते हैं। वह कर जिसमें भुगतान प्रणाली की अनुमति किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण है आयकर, जहां आप आय अर्जित करते हैं और केवल आप ही कर सकते हैं, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कर समझ गए आप क्या होता है? तो वह कर जिसमें भुगतान प्रणाली की अनुमति किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण आयकर है, जहां आप अर्जित करते हैं और केवल आप कर ही का भुगतान कर सकते हैं। दूसरा है वो है अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष करों के मामलों में टैक्स की भुगतान प्रणाली किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जब दुकानदार अपनी बिक्री पर वैट देता है तो वह ग्राहक को दे सकता है। अब बात करते हैं जीएसटी लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, किन कारणों के कारण जीएसटी को लागू करना पड़ा। तो भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उनमें वस्तुओं के उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था, जबकि वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया था। क्या है जीएसटी लागू करने की जरूरत क्या पड़ी थी? उसका जो पहला पॉइंट है वो यह था कि भारतीय संविधान
में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उनमें क्या था, तो उनमें यह था कि जो वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं पर जो टैक्स लगता था उसका अधिकार केंद्र सरकार के पास था, जबकि वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास था। उत्पादन का और सेवाओं का टैक्स किसके पास अधिकार था? केंद्र सरकार के पास। और बिक्री का अधिकार किसके पास था? राज्य सरकार के पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है सभी ने अपने अपने हिसाब के टैक्स बनाए, जैसे कि किसी ने 5% का लिया तो किसी ने 6% का लिया, अर्थात सभी ने अपने अपने टैक्स बनाए और कैटेगरी तय कर दी। इसी चक्कर में एक सामान पर कई कई टैक्स लद गए। कभी कभी तो टैक्स के ऊपर टैक्स के हालात बन गए। छोटे व्यापारियों और कंपनियों के लिए इनके नियम कानूनों से निपटना बड़ा मुश्किल काम था। क्या हुआ, किसी टैक्स के ऊपर मान लीजिएगा 5% का टैक्स था, अब उसके ऊपर भी 5% का लगा दिया गया, तो इस प्रकार से काफ़ी महंगाई बढ़ गई थी। उसके बाद इसकी जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए जीएसटी एक को ऐसे एकीकृत कानून के रूप में लाया गया जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लग सकें और प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाए जा सके। तो क्या है, तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटी को ऐसे एकीकृत कानून के रूप में लाया गया जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लग सके और जिसे प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाया जा सके। अगला जो है पॉइंट है वो यह कहता है कि प्रोडक्शन और सेल का अलग अलग पेंच खत्म करने के लिए जीएसटी का सिर्फ एक आधार तय कर दिया गया, जिसे सप्लाई। इसके लिए बाकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया और संसद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई। अब बात करते हैं जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता पहली है वो यह है, उत्पादन के बजाय उपभोग पर टैक्स लगाया गया। दूसरा जो है, इसमें इनपुट क्रेडिट सिस्टम से टैक्स वापसी। तीसरा जो है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और चौथा है, पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम पकड़ में आ जाएगा, यानी कोई गड़बड़ी करता है तो वह पकड़ा जा सकता है, इसलिए इसमें ऑनलाइन सिस्टम ही बहुत मायने रखता है। चौथा जो था, बड़े कारोबारियों के लिए ई इनवॉइसिंग अनिवार्य। तो यह क्या है, तो इनवॉइसिंग वह है कि 1 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार ने ऐसे कारोबारियों के लिए ई इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दिया गया जिनका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक था। छठा जो है वो है टैक्स रेट पर मनमानी। क्या है, टैक्स रेट पर मनमानी। अब बात करते हैं जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो जीएसटी 4 प्रकार की होती है और यह सभी आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं कि ईएस जीएसटी क्या होती है, यू जीएसटी क्या होती है, आप इससे क्या समझते हैं। तो हमने इन सभी को मिलाकर एक ही वीडियो बना दिया जिससे कि आपको अलग अलग जाना ना पड़े, जिसका आप सभी का इसी में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बात करते हैं जो पहली जीएसटी है उसको बोलते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कई बार परीक्षा में इनका फुल फॉर्म या पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि सीजीएसटी क्या है। तो अगर कोई सौदा लेन देन एक ही राज्य के दो पक्षों के बीच हो रहा हो तो उसे केंद्र सरकार के हिस्से में सीजीएसटी चुकाना पड़ता है। तो सीजीएसटी क्या है, तो सीजीएसटी वह कर है जिस पर कोई दो राज्य या दो पक्षों के कारोबारियों के बीच कोई समझौता या कोई लेन देन हो रहा हो तो उस पर जो टैक्स लगता है वो सीजीएसटी लगता है। अर्थात यहाँ पे दिया गया सी फॉर सेंट्रल और जी फॉर गुड्स एंड एस फॉर सर्विसेज और टैक्स चुकाना पड़ता है। दूसरा जो है उसे बोलते हैं एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यह क्या है, अगर कोई सौदा लेन देन एक ही राज्य के दो पक्षों यानी कारोबारियों के बीच हो रहा हो तो उसे राज्य सरकार के हिस्से में एसजीएसटी चुकाना पड़ता है। तीसरा जो है उसे बोलते हैं यूटीजीएसटी या यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर कोई सौदा लेन देन किसी केंद्र शासित राज्य अर्थात यूटी के दो पक्षों कारोबारियों के बीच हो रहा हो तो उसे केंद्र शासित राज्य के हिस्से के रूप में यूटीजीएसटी चुकाना पड़ता है। इसी को यूजीएसटी कहते हैं। कई बार परीक्षा में यूटीजीएसटी आ जाता है तो जो छात्र हैं वो
भटक जाते हैं कि UGST सही है कि UTGST सही है। तो ये दोनों सही हैं, चाहे UGST हो चाहे UTGST हो। UTGST का वही मतलब होता है जो UGST का होता है। तो चौथा जो होता है वो है IGST से आप क्या समझते हैं या ITGST क्या है, इस प्रकार भी प्रश्न बन जाते हैं। तो ITGST है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर कोई सौदा लेन देन दो अलग अलग राज्यों के कारोबारियों के बीच में हो रहा हो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा एक साथ IGST के रूप में चुकाना पड़ता है। इसे अकेले केंद्र सरकार के पास जमा किया जाता है, बाद में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार के हिस्से का टैक्स भेज दिया जाता है, जिसे IGST के रूप में हिस्सा उस राज्य को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाकर घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। और दोस्तों, अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर प्रकार की जो PDF है आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई वो आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।